नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एवन बैंकिंग क्लासेस के ऑफिशियल चैनल पे। और जैसा कि हम लोग हर संडे को होने वाले मॉक टेस्ट का एनालिसिस करते हैं, उसी क्रम में लास्ट संडे से आपके लिए जो अपकमिंग पेपर होने वाला है आरआरबी, उसके लिए मॉक स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट संडे जो अभी आपने दिया मॉक, वो मॉक नंबर 1 to 6 126 नंबर से अब जो आगे की सीरीज चलेगी वो आरआरबी के लिए पीओ कलर के मॉक चलेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स इस साल चाहते हैं कि आरआरबी में सिलेक्शन ले, वो क्लासेस तो कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। आगे की संडे, हर संडे वो मिलकर आप अच्छे से मॉक की तैयारी करके, और विश्वास मानिए अगर आपने केवल और केवल मॉक के क्वेश्चंस उठा लिए तो 27 जुलाई को जो पहला पेपर होना है, विश्वास रखिएगा इस चीज का कि इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। तो जो भी बच्चे अगर आउटसाइडर हैं, आप कोचिंग से नहीं जुड़े हैं, तो केवल मॉक सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्री और मेंस दोनों मॉक अवेलेबल है ना। तो आपने दिया होगा सारी मॉक इस संडे को। आइए मॉक के सॉल्यूशंस करते हैं, जो भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करते हैं। मॉक आपने दिया होगा तो देखा होगा, सबसे पहले इस मॉक में आपको एक डीआई दी गई होगी, है ना। देखो बेटा, एक बात मैं आपको बता दूं कि आरआरबी, पूरी बैंकिंग में आरआरबी एकमात्र पेपर ऐसा है जो बड़ा ही आसान होता है। अगर एक स्टूडेंट सब कुछ 6 महीने के लिए छोड़ दे, त्याग दे और केवल पढ़ाई कर ले, तो कहीं सिलेक्शन हो या ना हो, आरआरबी के पीओ क्लर्क में 99% चांस बनते हैं कि वो आरआरबी सेलेक्ट तो हो ही सकता है। और आज की डेट में नौकरी 100 से ज्यादा जरूरत बन चुकी है। तो कहीं ना कहीं हमें एक सटीक गाइडेंस, सटीक प्रॉपर मेंट्योर और एक सटीक चैनल, सटीक कंटेंट की आवश्यकता है, जिसके लिए एवन बैंकिंग क्लासेस आपके लिए हमेशा इन चीजों का ध्यान रख के संडे को मॉक कंडक्ट कराते हैं। ठीक, तो ये सबसे पहली आपकी डीआई रही होगी। बहुत बेसिक सी डीआई है, छोटी छोटी चीजें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है मॉक में जो मैं आपको बताऊं। बट फिर आपकी मदद के लिए, जो लोग सीख रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बनाई जाती है कि आपने किया और थोड़ी सी मेरी कोई अप्रोच अगर आपको दिखती है तो उसको सीखे, अगले मॉक में अप्लाई करें। देखो, हमेशा मैं कहता हूं कि जब भी डीआई आपको दिखे, इजी दिखे, टफ दिखे, आप सबसे पहले क्या किया करिए बेटा कि आप डीआई को पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ा करो। डीआई के इंस्ट्रक्शन से ही डीआई क्लियर हो जाती है क्या करना है। देखा है, ये टेबल है नंबर ऑफ आइटम परचेज इन स्टोर ओवर 5 मंथ। ये 5 महीने हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। 5 महीने में जो ये आइटम्स है, आइटम में 3 आइटम है, मोबाइल है, कैमरा है, लैपटॉप है। तीनों आइटम जो परचेज किया गया है, जो लोग खरीदा गया है, वो नंबर ऑफ आइटम का डेटा दिया हुआ है। तो डीआई में समझने में कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में भी कुछ भी नहीं है, एकदम इजी इजी क्वेश्चन है, बस लगाना था और निकल लेना है। कह रहा डिफरेंस बताइए, टोटल नंबर ऑफ मोबाइल एंड टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप परचेज इन ऑल मंथ। देखो अब मैं आपको बताऊं इसकी टेक्निक। टोटल नंबर ऑफ मोबाइल, मोबाइल के साथ आपको टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप, ठीक है, लैपटॉप, इनके बीच का डिफरेंस बताना है ना। डिफरेंस का ये साइन होता है। आप जरा समझो मेरी बात को ध्यान से, आप इसको देखो। अब आप क्या करोगे, कुछ लोगों ने पक्का ऐसा किया होगा, आप अपने दिल से पूछिएगा आपको समझ में आएगा। कुछ लोगों ने पक्का ऐसा किया होगा कि हमें मोबाइल से लैपटॉप का डिफरेंस बताना है, तो आप ये पूरा का पूरा मोबाइल जोड़ डाले होंगे, फिर लैपटॉप्स जोड़ डाले होंगे, और फिर उसके बाद टोटल का आपने डिफरेंस निकाला होगा, आपके पास आंसर आया होगा। ऐसे ना किया करें। यही कर रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, आप केवल और केवल यहाँ से यहाँ के बीच का डिफरेंस निकालिए। डिफरेंस, डिफरेंस में क्या होता है कि हमें ये नहीं पता चलता कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्योंकि टोटल करोगे तो पता चल जाएगा कि मोबाइल का सम टोटल बड़ा हो रहा है या लैपटॉप का। लेकिन हमें टोटल नहीं करना ना, एग्जाम देने जा रहे हैं, आपको सीख नहीं है, तो हमें टोटल नहीं। आप मान लीजिए कि मोबाइल बड़ा है, मोबाइल का डेटा बड़ा है, तो जैसे ही आप 85 में से 60 घटाएंगे तो डेटा आपके पास पॉजिटिव आएगा। तो आप लिखिए कि सर पहला जो डिफरेंस आया वो 25 आया। क्या किया मैंने, 85 में से 60 को माइनस किया, फिर हमने ये माना कि ये बड़ा है, बड़ा है। 70 में से 55 घटाना है, 70 में से 55 घटाओगे तो 5 60 10 70, यानी आपके पास प्लस में डेटा आएगा कितना, 15, +15 आएगा। फिर 75, 75 में से 50 घटाओ, आप 75 में से 50 घटाओगे तो आपके पास आएगा प्लस में 25 आएगा। फिर जरा देखो, 100 में से 35 घटाना है,
100 में से 35 घटाओ, 100 में से 35 घटाओगे तो कितना बचेगा, प्लस का 65 बचेगा। ठीक हो गई बात, प्लस 65। अब देखो 60 में से ही 20 घटाना है, 60 में से 80 घटाना है। 60 में से 80 घटाओगे क्योंकि इधर वाले को हमने बड़ा मान रखा है, तो 60 में से जब 80 घटाओगे तो आपके पास माइनस का 20 आएगा। बस इसको मैनेज कर लो, जवाब आपके 60 आ जाए। देखो कैसे आ रहा है आंसर, कुछ भी नहीं करना है। देखो जितने प्लस हम जुड़ेंगे तो आपको पता है 50 और 25 और 25 जोड़ दो 50 हो जाएगा। ठीक है, 50 और ये 65 और 15 मिलके कितना हो जाएंगे, 70 80, तो 130 हो जा रहा है। यहां से यहां तक का सम कितना आया, 130 आ रहा है। 130 में से माइनस का 20 घटा दो तो कितना आ गया, 110। डायरेक्ट आंसर आ गया। अब टोटल का सम करते निकालते बहुत टाइम लग जाता है, स्पीड का खेल है। आरआरबी क्यों आसान है, स्पीड पे डिपेंड है। जितना सटीक मारोगे उतनी जल्दी। बहुत सारा डेटा दिया हो और अगर आपको उसका डिफरेंस निकालना, एक एक डेटा को पकड़ के निकालना करो, एक एक डेटा को पकड़ के निकालोगे तो बड़ा ही आसान है। देखा आपने, 110 आ गया आंसर, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना एक बार, अगला सवाल क्या है। आओ, अगले क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड द रेशियो टोटल नंबर ऑफ परचेज लैपटॉप परचेज इन जनवरी एंड मई टुगेदर। लैपटॉप, लैपटॉप दूसरा क्वेश्चन है ना, थोड़े थोड़े बता देता हूं, आप समझ जाएंगे। डीआई आसान है। जनवरी प्लस मई के साथ जो रेशियो बताना है वो किसका बताना है, कैमरा परचेज्ड मंथ। कैमरा परचेज्ड मंथ कौन सा है, फरवरी है भैया, मार्च है, ठीक, और अप्रैल टुगेदर, अप्रैल टुगेदर। आओ देखो डेटा उठाओ, क्या क्या चाहिए आपको, जनवरी और मई के लैपटॉप चाहिए। जनवरी में 85 है आपके पास, जनवरी में 85, जनवरी में 85 और मई में 60, तो 8 से 14। ठीक है, ये हो जाएगा कितना, 8 से 14। जनवरी में है 85, लैपटॉप चाहिए था ना, माफ करिएगा, लैपटॉप चाहिए हमें। लैपटॉप ये जनवरी में 60 है और मई में कितने हैं, 80, तो 60 और 80 जोड़ दो 140, 140 तो ये हो गया। कैमरा फरवरी का, फरवरी का कैमरा है 50, ठीक। मार्च का कैमरा है 85, 85। अप्रैल का कैमरा है 65, 65, तो 8 से 14, 8 से 14 यानी 140, 8 6 14, 14 5 हो जाएगा 19 1 20, 200, 200 काट लो इसको, 20 के पहाड़े से 7 और 10, 7 और 10, बिल्कुल सीधा सीधा है ना ऑप्शन, आओ देखा जाए। हाँ, 7:10 इसका आंसर हो, तो बिल्कुल सीधा सीधा डीआई है। सेम ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन भी बहुत आसान, एकदम सीधा सीधा आपके पास दिया हुआ है। चौथा क्वेश्चन भी बिल्कुल सीधा सीधा है, डेटा उठाना है, रख के काट के निकाल लेना है। सिंपल परसेंटेज भी आता है, तो आप इस तरीके से डीआई को कर सकते हैं। ठीक है, अब चलो इसके बाद देखो क्या दे रखा है। ये सिंप्लीफिकेशन थे डीआई के बाद, डीआई के बाद सिंप्लीफिकेशन। मैं हर बार आप लोगों को एक चीज समझाता हूँ कि बेटा देखो सिंप्लीफिकेशन मैं बताने को बता दूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। सिंप्लीफिकेशन एक ऐसी चीज होती है जो सबके काटने का तरीका अलग अलग होता है। अगर आपको सिंप्लीफिकेशन के 10-12 क्वेश्चन में टाइम लग रहे हैं तो ये समझिए कि आपके टेबल नहीं सही है। पहले आप टेबल याद करिए, स्क्वायर याद करिए, क्यूब याद करिए, तभी सिंप्लीफिकेशन पे हाथ रखिए। कोई किसी नंबर को 2 के पहाड़े से काटता है, कोई उसी नंबर को 18 के भी पहाड़े से काटता है। तो जो 18 से काट रहा होगा उसका जल्दी सॉल्व हो रहा होगा, जो 2 के पहाड़े से काटेगा उसमें टाइम लगेगा। तो सिंप्लीफिकेशन सही करने के लिए सबसे पहले आप टेबल याद करें, है ना, तभी सिंप्लीफिकेशन लगाइएगा। सब आसान है सिंप्लीफिकेशन में। एक क्वेश्चन जो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए वो है क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्वेश्चन नंबर 20 ये मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, है ना। आइए देखिए मैं बताता हूँ, क्योंकि कुछ लोग आए भी थे इस क्वेश्चन को लेके मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 20 जरा देखना क्या है। 729 का क्यूब है, तो 729 का क्यूब करोगे 9 हो जाएगा बाहर, 9 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है, ऑफ 3 प्लस 25 रूट के अंदर है तो 5 होगा, डिवाइडेड बाई रूट के अंदर 9 है तो 3 होगा, और इधर आप कर लो क्वेश्चन मार्क की जगह पे रूट एक्स ले लो। अब देखो
बॉडमस क्या होता है? बॉडमस का रूल ये होता है कि सबसे पहले ब्रैकेट और उसके बाद ऑफ। ओ, ओ का मतलब ऑफ। सबसे पहले आपको क्या करना था यहाँ पे बेटा, सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना था। कुछ लोगों ने यहाँ पहले डिवीजन कर दिया है, वहीं से गलत हुए आंसर। पहले ये दोनों का मल्टीप्लाई करना था, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 27, है ना, 27। अब ये आया 9 डिवाइडेड बाई 27 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू रूट एक्स, ये बना। अब इनमें देखोगे तो ये डिवीजन है, ये डिवीजन, ये प्लस है। अब पहले डिवीजन होगा तब प्लस होगा। डिवीजन मतलब कि 9 डिवाइडेड बाई 23, 9 डिवाइडेड बाई 23 इट मीन्स 1/3। नाउ 3 27 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3 यानी 5/3, दोनों मिलकर कितने हुए? 6/3। 6/3 को आप कहोगे सर ये 2 बनेगा, और इधर था राइट हैंड में आपके पास रूट एक्स, और जब ये रूट इधर से इधर आएगा तो इस सवाल का प्यारा सा जवाब 4 होगा, जो कि मैक्सिमम लोगों ने सिली मिस्टेक में गलतियां कर दी हैं। और यही एग्जैक्ट पैटर्न है आरआरबी का, है ना। आसान से सवाल को ऐसे कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लगा दो कि बच्चा लगाए तो गलत हो, ठीक है। तो ये गलती नहीं करेंगे, इसका ध्यान रखेंगे आप, ठीक। अब चलो देखो इसके बाद नंबर सीरीज के सारे पैटर्न आपको A1 बैंकिंग क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। नंबर सीरीज के बाद डीआई, एक और डीआई थी आपके पास। इस डीआई में देखो क्या लिखा हुआ है। इस डीआई में था कि स्टडी द चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको ये डीआई को बस देखना था और समझना है कि लाइन ग्राफ शो द नंबर ऑफ जियो एंड एयरटेल यूजर इन 5 डिफरेंट स्टेट। ये जो है ना सारे के सारे लाइन ग्राफ पे पूरी पूरी वैल्यू विजिबल है, अच्छे से विजिबल है। ये 5 स्टेट दिए गए हैं, हर स्टेट में नीली वाली लाइन जो है वो जियो बता रही है और ग्रीन वाली लाइन एयरटेल बता रही है। तो एयरटेल और जियो के यूजर्स कितने हैं, कितने लोग एयरटेल और जियो को यूज कर रहे हैं, ये 5 स्टेट में बस उनका डेटा दिया हुआ है और कुछ भी नहीं दिया। तो यह भी बड़ी सीधी सी डी आई। एक सवाल मैं इसमें भी लगा दूं आपको, जैसे कह रहा है कि जियो यूजर इन उत्तराखंड, जियो यूजर इन उत्तराखंड, क्वेश्चन नंबर 26 जियो यूके लिख देता हूं मैं, उत्तराखंड। कह रहा है कि आर हाउ मच परसेंट मोर देन, ये कितने प्रतिशत ज्यादा है किससे? एयरटेल यूजर हिमाचल, एयरटेल हिमाचल, हिमाचल के। आप ग्राफ उठाइए, आपको चाहिए उत्तराखंड के जियो, ये है उत्तराखंड, ये पहला वाला यूपी है, दूसरा वाला उत्तराखंड है। उत्तराखंड की आपको जियो चाहिए। जियो किससे है? नीले वाली लाइन से। ये दिख रहा है कितना? 300, 300 है, ठीक। दूसरा हिमाचल एयरटेल, हिमाचल, ये तीसरा वाला हिमाचल है। हिमाचल में एयरटेल बताना है, एयरटेल कितने? 150, 150, ठीक है। अब देखो ये क्या हुआ, 30 और 15 आपको बताना है। 15 से 30 कितना ज्यादा है? तो 15 ज्यादा है, 15 से इंटू 100 वॉट परसेंट मोर देन बताना था। 1/1 का मतलब क्या होता है बेटा? 100%। बात खत्म। देखो 100% ऑप्शन में अवेलेबल हो, ठीक है, ये 100% ऑप्शन सी। तो ये भी डीआई बहुत सीधा सीधा थी। कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑफ जियो यूजर इन हरियाणा एंड एयरटेल यूजर इन दिल्ली। हरियाणा के जियो उठा लो, उसके बाद एयरटेल उठा लो, दिल्ली के, दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लो। बड़ी सिंपल डीआई है, जो भी है वो कैलकुलेशन बेस्ड है, बस जल्दी से आपको खींच के निकाल लेना है और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये सारे डीआई आप लगाइएगा। अब आ जाइए इस क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन नंबर 31 अर्थमेटिक के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको लगा दूं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है 2πr इज इक्वल टू 2l+b। रेक्टेंगल का पैरामीटर यू, ये जो पैरामीटर है सर्कल का ये हाफ है इसका। तो अगर ये वैल्यू हाफ है इसका, तो मुझे लगता है कि अगर हम इसको हाफ कर दें, ठीक, इसको हाफ कर दें, तो हम ये कह सकते हैं कि सर 2πr इज इक्वल टू l+b, ये बन जाएगा। फिर उसने हमसे बोला
इस सर्कल का जो एरिया है, सर्कल का एरिया उन्होंने दे रखा है कितना, 1386। सर्कल का एरिया होता क्या है बेटा, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 1386 सेंटीमीटर, नहीं मीटर स्क्वायर इन्होंने दे रखा है। तो यहां से हम आर निकाल सकते हैं। आर स्क्वायर इज इक्वल टू करोगे 1386 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 7, ये इससे 63 टाइम कटेगा। 7 त्रिके 21, 7 छक्के 42 और 2 हो जाएगा 44। आर स्क्वायर की वैल्यू 441, तो आर की वैल्यू कितनी हो गई, 21 मीटर। 21 मीटर ये हो, ठीक। अब उसने बोला था कि व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बताइए। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 100 मीटर। लेंथ हमारे पास दिया है, आर की वैल्यू भी आ गई तो इधर रख दीजिए। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू रख दीजिए 21। एल की वैल्यू आपको पता है 100, तो यहां से आपके पास बी आ जाएगा। जरा देखो 3 बार काटे हैं अगर हम इसे, तो 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, 12 और 1 13, 132 बराबर 100 प्लस बी हो रहा है। तो बी की वैल्यू यहां से आ गई 32। अब जब बी की वैल्यू 32 आ गई तो आपसे पूछा था कि बताइए एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का एरिया होता क्या है, सब लोग जानते हैं। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है 100 जो कि क्वेश्चन में दी थी, ब्रेथ हमने निकाल लिया 32, तो 100 इंटू 32 की वैल्यू कितनी आ गई, 32, है ना, 3200 मीटर स्क्वायर। इस सवाल का बहुत सीधा सा जवाब, आराम से हमने इसे लगा दिया। तो जितनी भी मेंसुरेशन के क्वेश्चंस बनते हैं वो 2D बेस्ड बनते हैं एग्जाम में, एग्जैक्ट फॉर्मूले पे चलते हैं, फॉर्मूले से लगाया करेंगे, हर एक मेंसुरेशन का सवाल लग जाया करेगा, कोई दिक्कत नहीं होती है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखना इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखो। 32 नंबर क्वेश्चन में क्या पिक्चर है, इन्होंने बोला कि रेनू स्टार्टेड अ बिजनेस 27,000। रेनू 27,000 से व्यापार को प्रारंभ करती है, ठीक। 3 महीने के बाद शुभम ज्वाइन 50,000। शुभम है भैया, शुभम 50,000 के साथ 3 महीने बाद जुड़ेंगे तो 9 महीने तक इनका धंधा चलेगा। और 6 महीने के बाद काव्या जुड़ती है, तो काव्या की पिक्चर ये है कि काव्या जुड़ी कितने से, 63 से। 63 से 6 महीने बाद तो 6 महीने, और इसने व्यापार को प्रारंभ किया था, तो ये कहानी हमारे पास बन गई, ठीक। बस इसको सॉल्व कर देना है। पूछा क्या है, व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग एट द एंड ऑफ ईयर। बस वर्ष के अंत का प्रॉफिट बताना है। और ये सारी चीजें मुझे लगता है कि आप पढ़ रखे, इसमें कुछ है नहीं। 9 के पहाड़े से पहले तो ये 3 3 जीरो कॉमन दिख रहे हैं, इनको काट लीजिए। 9 के पहाड़े से 9 सते 63, 9 से ये कैंसिल हो गया और 9 से ये काट दिया 3 बार में। और भी कुछ कट रहा है, 2 के पहाड़े से काट लीजिए, ये 6 बार में कट जाएगा, ये 25 बार में कट जाएगा, और 2 से काटेंगे तो ये 3 बार में। तो सीधा सीधा आंसर, बिकॉज पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट ही होता है कि कैपिटल इनटू टाइम इज इक्वल टू ऑलवेज क्या होता है, प्रॉफिट। जब भी आपको किसी भी पार्टनर की, किसी भी इन्वेस्टर की अगर आपको प्रॉफिट की गणना करनी है तो उसके कैपिटल का उसके टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए कि उसका पैसा उस बिजनेस में कितने समय तक रहा। जैसे ही आप कैपिटल इनटू टाइम करेंगे, जो अगली वैल्यू निकल कर आती है कैपिटल इनटू टाइम पे, वो हमेशा प्रॉफिट शो करती है। तो आराम से हमने इसको लगाया 18, 18 के बाद 25 और 25 के बाद 21, ऐसा ऑप्शन हमारे पास है। तो जवाब बिल्कुल सही, कुछ भी नहीं करता। सही हो गई बात। क्वेश्चन नंबर 33 देखो। 33 नंबर क्वेश्चन बड़े इजी है यार। बस पिक्चर क्या है, 20 मिनट में हमें सेटल करना है इसे, तो करना है। बस कसम इस बात की, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करने दो, 12 दिन, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा बी एंड सी कैन डू अ सेम पीस ऑफ वर्क। बी और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, और अच्छी बात है सी एंड ए कैन कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। एज इट इज क्वेश्चन करा रखा है मैंने आपको कॉपी में। तीनों का एलसीएम हो जाएगा कितना, 60। एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी कितनी होगी, 5।
बी एंड सी कितनी होगी 4, सी एंड ए कितना होगा 3। क्या करते हैं यहाँ पे, इसको जब आप एक दिन की निकालते हैं, एक दिन की एफिशिएंसी, तो दो कॉमन करने के बाद ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 5 4 9 3 12, तो ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, अगर आपको ये जानना है तो 6 करेंगे। कह रहा है अगर तीनों मिलकर पूरे काम को करें। इस पर 4 क्वेश्चन बनते हैं, मैंने कॉपी में चारों करा रखे। उनमें से एक पूछा गया था आपसे कि ए बी सी अगर तीनों मिलकर काम को करें तो कितना समय लगेगा। जनाब आपको दिख रहा होगा कि काम अपने पास पूरा है कितना 60, और करने की क्षमता एक दिन में कितनी है 6। तो तीनों लोग मिलकर अगर काम करें तो कितना दिन लगेगा। डेज निकालने के लिए ऑलवेज वर्क अपॉन एफिशिएंसी रखते हैं, बड़े प्यार से मैंने आपको समझा रखा है क्लास में। 60/6 करेंगे तो जवाब आपकी स्क्रीन पे होगा 10 डेज, बिना किसी गलती के बड़े प्यार से ये जवाब आ जाएगा कितना 10 डेज, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन फिर से है टाइम एंड वर्क। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन देखो। 34 नंबर, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 42 डेज। ए किसी काम को पूरे काम को 42 दिन में कर सकता। उसके बाद उसने कहा कि बी इज 20% मोर एफिशिएंट देन ए। बी की एफिशिएंसी ए से, जो बी की एफिशिएंसी है ए से बी की एफिशिएंसी 20% ज्यादा है। मतलब अगर ये 5 फोड़ सकता है तो ये 6 फोड़ सकता है। अब बताइए जरा आप मुझे एक बात, कि अगर ए 42 दिन में पूरा काम कर सकता है, एक दिन में 5 काम कर सकता है, तो 42 गुणे 5 करेंगे, 5 गुना के 10, 5 चौक के 20 और एक 21, 210 क्या आ गया आपके पास टोटल वर्क। ये टोटल वर्क आ गया। कह रहा है अगर दोनों मिलके काम को पूरा करें तो कितना समय लगेगा। दोनों मिलके पूरे काम को करेंगे तो एक दिन में कितनी एफिशिएंसी बनकर आएगी इनकी 11 यूनिट के हिसाब से अगर इनको काम करना है तो कितना समय लगेगा। डेज इज इक्वल टू, अगेन वर्क है 210, काम करने की क्षमता है 11, तो बड़े प्यार से 19 होल 1/11 डेज। बस ओरली क्वेश्चंस लगाने थे, ओरली 20 मिनट, इट्स मोर देन सफिशिएंट टाइम फॉर आरआरबी एग्जाम। चाहे एवन बैंकिंग क्लासेस में बैठिए या एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठिए, आपको पेपर का लेवल यही मिलेगा। और विश्वास रखिए, अगर आपने आज से ये हमने आरआरबी की सीरीज स्टार्ट की है, अगर आप जुलाई तक इन पेपर को दिए, क्योंकि मैं आपको हर वैरायटी का मॉक करा दूंगा। अगर आपने इस मॉक को दिया और इनके कलेक्शंस आपने इकट्ठा किया, तो मानिए, इस बात को विश्वास रखिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जितना आपकी शिफ्ट में सब बना रहे होंगे, आप भी डंके की चोट पे बना रहे हैं, ये मेरा वादा है ना। आओ देखो जरा क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन देखो क्या। ये भी थोड़ा प्यारा सवाल था। अच्छा देखो, देयर आर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए हैं, 25% और X%, 2 डिस्काउंट। कह रहा है कि मार्क प्राइस पे दिया गया है दोनों डिस्काउंट, और ना भी कहे तो मार्क प्राइस पे ही डिस्काउंट देते हैं। आपको एक्स की वैल्यू बतानी है, दूसरा वाला डिस्काउंट। ऐसे भी सवाल मैंने आपकी कॉपी में करा रखे हैं। इफ द सम ऑफ द मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस 3700 और डिफरेंस है 1300। देखो मैं आपको कितनी बार समझाया हूँ ये बात, बहुत बार बताया हूँ, और जो लोग ध्यान दिए होंगे उन्हें याद आ रहा होगा कि बेटा कभी भी किन्हीं दो चीजों का सम आपके पास अवेलेबल, इन्हीं दो चीजों का सम अवेलेबल और इन्हीं दोनों चीजों का डिफरेंस अवेलेबल। ध्यान से सुन लेना, ये वीडियो देने का पर्पज यही है कि जो चीज बोलते हो उसको भी मेरे साथ रिवाइज कर लो। दो का सम अवेलेबल हो और दो के डिफरेंस अवेलेबल हो, तो ये दोनों वैल्यू निकालने का सबसे आसान तरीका, सबसे पहले इनको आप ऐड कर दीजिए। ऐड करिए, ऐड करने के बाद जो भी सम आए उसमें 2 से डिवीजन करिए। डिवीजन करने पे जो वैल्यू आएगी वो ऑलवेज आपकी बड़ी वाली आया करेगी। ये कॉन्सेप्ट अगर हमें पता हो तो इस सवाल को लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी आसानी से हम इस सवाल को लगा सकते हैं। बस इतनी सी बात अगर हमें पता हो। कैसे, आओ देखो। हमें पता है बड़े अच्छे से कि 35 नंबर क्वेश्चन था, हमें बहुत अच्छे से पता है कि वो कह रहा है कि एमआरपी और एसपी का सम है 3700। ठीक हो गई बात।
एमआरपी माइनस एसपी है कितना 1300। ठीक। अब मुद्दे की बात ये कि डिफरेंस वो 1300 कह रहा है, तो अब आप सोच रहे होगे कि सर बार बार आप बताते हैं डिफरेंस में कौन बड़ा, ये नहीं पता चलता। लेकिन सोच के देखिए कि एमआरपी और एसपी में बड़ा कौन हो सकता है, ऑलवेज एमआरपी बड़ी होगी, एमआरपी ऑलवेज बड़ी होगी। तो एमआरपी में से एसपी को घटाइए। अब मैंने क्या बताया, दो के सम अवेलेबल हो, दो के डिफरेंस अवेलेबल हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनको जोड़िए। जैसे ही जोड़ेंगे कितना होगा, ये 5000। 5000 में आपको क्या करना है, दो की भाग करनी है। दो की भाग करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2500। ये 2500 क्या आया, बड़ा वाला। बड़ा वाला कौन है, इन दोनों में बड़ा वाला कौन होगा, बट ऑब्वियसली सर एमआरपी होगा। यानी एमआरपी हमारे पास आ गई कितनी, 2500। अब आपको सेलिंग प्राइस चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, 3700 सम था, 2500 एमआरपी है, तो 2500 एमआरपी है और 3700, अगर 2500 एमआरपी है और 3700 सम, दोनों का सम है, तो हमारा सेलिंग प्राइस तो आप निकाल ही सकते हैं ना। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 7 में से 5 हटाओगे 2, 1200 हो जाएगा। 1200 सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब जरा समझना ध्यान से, क्वेश्चन इन्होंने ये बताया कि एमआरपी है सामान की कितनी, देखो एमआरपी है सामान की कितनी, आपने निकाला 25। 2500 पर सबसे पहला डिस्काउंट कितना लगा था, 25%। 25% डिस्काउंट मतलब 625 रुपए, 25 25 125, 625 का डिस्काउंट। तो 2500 पे जब 625 का डिस्काउंट करोगे तो 18 से 14 यानी 1875 रुपए ये हो जाए, ये सेलिंग प्राइस। लेकिन इतने में नहीं बेचना है, अभी एक और डिस्काउंट है यहाँ पे एक्स परसेंट का। एक्स परसेंट के डिस्काउंट के बाद का ये सेलिंग प्राइस कितनी है, 1200। यानी आपके पास सेलिंग प्राइस कितनी आ रही है, 1200 रुपए। तो अब आपको बताना है ये एक्स की वैल्यू। तो आपने देखा कि 1875 का सामान अगर 1200 में जा रहा है, तो डिस्काउंट कितना दे रहे हैं आप, 675 रुपए दे रहे हैं। 675 का डिस्काउंट किस पर दे रहे हैं, 1875 पे दे रहे हैं। 1875 इंटू 100, ये डिस्काउंट दिया ना आपने। और डिस्काउंट निकालने का तरीका यही होता है कि ऊपर डिस्काउंट नीचे एमआरपी रखिए, और जब आप ये काट पीट करेंगे तो आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 36। तो ऐसे लगाना था इस सवाल को, और मुझे लगता है आप अपनी फाउंडेशन की कॉपी खोलिएगा, मैंने आपको ऐसा सवाल करा रखा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे बात समझ में क्लियर। चलो नेक्स्ट, इसके बाद देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 देखो जरा। 36 नंबर क्वेश्चन, 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एज ऑफ दिया 5 year ago एंड प्रेजेंट एज ऑफ शिवा आर इन द रेशियो। प्रेजेंट एज ऑफ शिवा, शिवा है एक, और दिया है, दिया, दिया की 5 साल पहले 5 year ago, और शिवा की प्रेजेंट, तो शिवा में प्रेजेंट अगर 5 है तो दिया 5 साल पहले कितने की थी, 4 की, ये 4। तो अगर हम इसको एक्स लिखे तो इसको भी एक्स लिख सकते हैं। 5 साल पहले अगर 4 की थी तो प्रेजेंट में कितनी होगी, 4 + 5 की हो जाएगी, हो जाएगी। पहले दिया है बाद में शिवा है, ठीक है। कह रहा है आफ्टर 7 year एज ऑफ दिया एंड शिवा विल बी रेशियो 4 और 3। कह रहा है 7 साल के बाद प्लस 7 साल, 7 साल के बाद जो रेशियो है दिया और शिवा का, वो कितना है, 4 3। दिया है 4 और शिवा है 3, 3 और 4 का रेशियो 7 साल के बाद। तो आपको बतानी है बस वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए, ये प्रेजेंट का है, ठीक, और ये भी प्रेजेंट है। 7 साल बाद का ये पिक्चर बन रही है, तो कुछ नहीं है, आप इसमें 7 जोड़ दीजिए, 5x + 7 अपॉन इसमें 7 जोड़ दीजिए, 4x + 7 5 12, दोनों के रेशियो को इक्वल कर दीजिए, ये 4 हो गया। 5 चौके 20x + 28 बराबर 3 से करोगे 4 3 12x + 12 3 36, तो 28 20 और 12 कितना हो जाएगा, 8x। 28 8 36 8, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। x की वैल्यू 1 आने के बाद आप देखिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि फाइंड द एज ऑफ शिवा आफ्टर 10 year, 10 साल बाद शिवा की एज बतानी है।
शिवा प्रेजेंट में कितना होगा, एक्स की वैल्यू 1 है तो शिवा की प्रेजेंट एज कितनी होगी 5 ईयर, एक्स को वैल्यू 1 रखेंगे और 10 साल बाद अगर बतानी तो 10 और 5 15। इस सवाल का बड़ा शानदार 15 ईयर इज द राइट आंसर। तो बेसिक क्वेश्चंस के लिए जाना जाता है ये एग्जाम। बेसिक अगर हमारा सही हो तो हम बड़े आराम से इस एग्जाम को, बट इतना भी बेसिक पूछ लेता है ना कई बार कि सच में गड़बड़ हो जाता है ना। तो ये हमारे पास अगला सवाल 37 नंबर। ठीक है भैया, चलो 37 नंबर क्वेश्चन है कि अमन इन्वेस्टेड एक्स आफ्टर 6 मंथ, सचिन इन्वेस्टेड एक्स प्लस 6000। तो अमन ने एक्स रुपए इन्वेस्टमेंट किया है 12 महीने तक और सचिन ने 6 महीने बाद एक्स प्लस 6000 आफ्टर 6 मंथ अगर इन्वेस्टमेंट है यानी 6 महीने के लिए। कह रहा है कि रेशियो ऑफ एनुअल टोटल प्रॉफिट और अमन प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट समझना, टोटल प्रॉफिट के साथ अमन के प्रॉफिट का रेशियो है। टोटल प्रॉफिट 5, अमन का प्रॉफिट है 2। अगर टोटल प्रॉफिट है 5, अमन का प्रॉफिट है 2, तो सचिन का प्रॉफिट जो होगा वो कितना होगा, 3 होगा ना। तो x की वैल्यू बता दीजिए, तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। x इंटू 12 अपॉन x प्लस 6000 इंटू 6, राइट। दिस इज इक्वल टू, अमन का प्रॉफिट कितना है भैया 2 और इनका कितना है सचिन का 3। 2 से काटा 6 बार, 6 से 6 कटा, 3x इज इक्वल टू x प्लस 6000। ठीक, तो 2x इज इक्वल टू 6000 यानी x की वैल्यू पूछा था 3000, x की वैल्यू 3000। कोई दिक्कत, बड़े आराम से 20-25-30 सेकंड में खींच दिया हमने, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो कुछ ओरली सवाल 38 नंबर हवा में लगाना ही नहीं है। जो लोग इलेक्शन पढ़े होंगे मुझसे, मुझे नहीं लगता इसमें कोई बहुत बड़ी अलजबरा लग रही है। कह रहा है कि इलेक्शन जीतने वाला प्रत्याशी 60% ऑफ टोटल वोट। मैंने लाख बार समझाया होगा कि टोटल वोट कहाँ मिलते हैं, इलेक्शन लिस्ट में। आप मान लीजिए, मानिए आप कि टोटल नंबर ऑफ वोट, टोटल नंबर ऑफ, सही बताऊं इस क्वेश्चन में पेन ही नहीं चलानी थी। टोटल नंबर ऑफ वोट या फिर वोटर्स, मैंने हमेशा समझाया कहाँ मिलते हैं, इलेक्शन लिस्ट में, राइट। कितने 100 मान लिया। कह रहा जीतने वाला प्रत्याशी 60% वोट पाता है, इसका 60% पाता है, दूसरा इसका 40% पाता है। कितने से जीत रहा है, 20 से, जबकि क्वेश्चन में जीत रहा है कितने से, वो 1200 वोटों से जीत जाता है। 1200 वोटों जीतता है तो एक की वैल्यू कितनी होगी 60, इसलिए टोटल पूछा था 100 की वैल्यू कितनी होगी 6000। खत्म पिक्चर, बिना कलम के लगाना था, कुछ नहीं था इस सवाल में। इससे टेढ़े क्वेश्चन इलेक्शन में करा रखे। कॉपी पढ़ो, पहले कॉपी पढ़ो उसके बाद एग्जाम दो। क्वेश्चन नंबर 39 देखो, 39 नंबर क्वेश्चन देखो सर, कितने आराम से, इसमें भी पेन नहीं चलाना था, बिना पेन के क्वेश्चन थे ये बेटा, बिना पेन के कुछ भी नहीं करना, बिना पेन के। देखो कह रहा है कि कमल बॉट अ रेफ्रिजरेटर विद 15% डिस्काउंट ऑन लिस्टेड प्राइस। लिस्टेड प्राइस, मार्क्ड प्राइस, लेवल प्राइस, टैग वैल्यू, प्रिंटेड प्राइस, इन सब का मतलब एमआरपी होता है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है एमआरपी पे 15% डिस्काउंट पे वो उसको बेचता है। अब उसके बाद उसने लिखा इफ, अगर वो 20% का डिस्काउंट देता तो पहले डिस्काउंट की वैल्यू उसने कितनी रखी है 15%, 15% पे बेच रहा है। अब इसके बाद कंडीशन है, कंडीशन ये लगी है कि 15 के बजाय अगर वो 20% के डिस्काउंट पे बेचता, तो ये तो एक कंडीशन है ना, ये तो एक कंडीशन है कि 15 के बजाय अगर 20 पर बेचता तो कह रहा है कि यू वुड हैव सेव्ड 100 रुपीज, 100 रुपए की बचत होती। तो जब 15 के बजाय 20 पे बेचेगा तो डिस्काउंट कितना गिर रहा है देखो जरा, डिस्काउंट में 5% की डिस्काउंट में कमी आ रही है।
5% डिस्काउंट गिराने से 100 रुपए बच रहे हैं। 1% डिस्काउंट गिराने से कितना हो जाएगा? 20 रुपए बचेंगे। इसलिए डिस्काउंट का संबंध होता किससे है? एमआरपी से। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर 1% 20 है तो 100% बेटा 2000 रुपए हो जाएगी। काम कितनी हो जाएगी? 2000 रुपए। अब 5% से 100 रुपए बच रहे हैं, 1% से 20 का बचाओ, यानी 100% से 2000 रुपए की एमआरपी निकल कर आएगी, क्योंकि डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेट ऑन एमआरपी, राइट। चलो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन एक बार। क्वेश्चन नंबर क्या है? 40। अब देखो कुछ लोग इसको देख के डर गए कि सर ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है। अरे उल्लू, इसमें एक नई चीज देखो, चीजों को सीखो। इसीलिए तो मॉक कराया जाता है बेटा कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम चाह के भी क्लास में नहीं पढ़ा पाते हैं। इसी बहाने कम से कम आप आते हैं और आपकी भीड़ और आपकी मेहनत देख के हमको ये करने का मौका तो मिलता है। नहीं ऐसे बेसिक सवाल कौन बैठ के लगाता है बताओ? कोई टीचर नहीं लगा रहा होगा। लेकिन फिर भी सोचो मैं लगा रहा हूँ इतने बेसिक क्यों? कि एक नई चीज दिखती है तो भले ही सोल्यूशन आसान हो, एटलीस्ट उनके वर्ड्स भी अगर कहीं नए हैं तो आपको समझाने का एक मौका तो मिलता है। अब मुझे लगता है कि किसी न कोई पहले देखा होगा, मैं ये नहीं कहता आप ही देख रहे हो, बट हाँ कुछ तो होंगे जो पहली बार देख रहे होंगे कि ये 4m के बाद पॉइंट s की पावर -1 लिखा है, कुछ नहीं है। इसका मतलब है 4 मीटर पर सेकेंड। क्या होता है? सर्ट्स इंडिसेस पढ़े होंगे। जब अगर a अपॉन b लिखा है तो जब कोई चीज नीचे से ऊपर जाती है तो उसके पावर में माइनस हो जाता है। b की पावर -1 इसको लिख सकते हैं ना, तो ये s होता है नीचे। जब s को नीचे से ऊपर ले जाओगे तो s की पावर -1 हो जाएगी। बस लिखने का तरीका बदल गया, जिसकी वजह से आप थोड़ा टाइम दे उस पे, समय आपका खराब हो, आप एग्जाम से बाहर हो। कोशिश बस ये रहती है एग्जामिनर की, कह रहा है अ लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन दिया हुआ है कितना? y प्लस 30, ये ट्रेन की लंबाई। कह रहा है क्रॉस अ मैन मूविंग एट अ स्पीड ऑफ मैन, हमारे पास स्पीड ऑफ मैन भी दे रखा है कितना? 4 मीटर पर सेकेंड। 4 मीटर पर सेकेंड अपोजिट डायरेक्शन से चलता है तो ट्रेन उसे 10 सेकेंड में पार करती है। टाइम लगता है पार करने में कितना? 10 सेकेंड। अब जरा समझना, जब भी कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है, मैंने बहुत बार बताया है कि जब भी कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो डिस्टेंस की जगह पे ऑलवेज लेंथ ऑफ ट्रेन रखते हैं। लेंथ ऑफ ट्रेन रखोगे क्या होगा? y प्लस 30 होगा। कितने समय में क्रॉस करती है? 10 सेकेंड में। क्योंकि व्यक्ति अपोजिट डायरेक्शन से मूवमेंट कर रहा है तो स्पीड ऑफ ट्रेन आप मान लो इसमें, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन x मीटर पर सेकेंड लेट कर लो। तो जब अपोजिट डायरेक्शन से वो मूव करेगा तो ट्रेन के साथ जो व्यक्ति की स्पीड होगी वो क्या होगी? अपोजिट में जोड़ दी जाती है। तो आपकी स्पीड यहां रखोगे कितनी? x प्लस 4। ये कॉन्सेप्ट बनेगा, ये डिस्टेंस और ये हो गया टाइम। फिर आपसे क्वेश्चन में दोबारा उसने बोला कि एंड द सेम ट्रेन, वही ट्रेन क्रॉस अ मैन, उसी व्यक्ति को 26 सेकंड में पार करती है अगर व्यक्ति सेम डायरेक्शन से मूव करता है। अगर सेम डायरेक्शन से मूव करता है तो ऑब्जेक्ट की स्पीड को माइनस करते हैं, -4। ऊपर हमेशा रखेंगे लेंथ ऑफ ट्रेन बिकॉज मैन को क्रॉस करना है, और नीचे आपके पास समय दे रखा है 26 सेकेंड। ये दो प्यारी प्यारी सी इक्वेशन आपको दिख रही होंगी। एक तो ये दिख रही, एक एक ये दिख रही है और एक ये इक्वेशन दिख रही है। ठीक है भैया, एक ये इक्वेशन आपको दिख रही है, ये दो इक्वेशन दिख रही है। दोनों इक्वेशन को गौर से देखो तो आप देखोगे कि ये लेंथ ऑफ ट्रेन दोनों में कांस्टेंट पाया जाएगा। अगर लेंथ ऑफ ट्रेन कांस्टेंट पाया जा रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो स्पीड इनटू टाइम का, स्पीड इनटू टाइम और स्पीड इनटू टाइम दोनों को बराबर कर दो, यानी x प्लस 4 इंटू 10, दिस इज इक्वल टू x माइनस 4 इंटू 26। ये कर दो, काट लो इसको 5 बार, इसको काट दो 13 बार। 5 से करोगे भैया 5x प्लस 20, दिस इज 13 से कर लो 13x माइनस 13 चौके 52। ठीक है, ये उधर जाएगा, 13 में से 5 घटाओगे तो 8 बचेगा, 8x
और ये इधर आके जुड़ेगा तो 72 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 मीटर पर सेकेंड। एक्स की वैल्यू 9 मीटर पर सेकेंड। पूछा क्या था आपसे? पूछा था फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। स्पीड ऑफ ट्रेन यानी रेलगाड़ी की चाल बतानी थी, और रेलगाड़ी की चाल हमने कितनी मान ली थी? स्पीड ऑफ ट्रेन हमने माना था एक्स, और एक्स की वैल्यू आ गई 9 मीटर पर सेकेंड। छोटे से कॉन्सेप्ट पर आधारित ये पेपर, और ध्यान रखिएगा ऐसे ही पेपर्स का सिलसिला हर संडे चलता रहेगा। ये 40 क्वेश्चंस थे। नंबर सीरीज का सलूशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। सिंप्लीफिकेशन का एक सवाल मुझे लगा था बताने लायक है, वो मैंने बता दिया। टीआई मैंने दोनों डिकोड कर कर एक एक दो दो क्वेश्चन लगा दिए। बचे हुए क्वेश्चन आप लगाइएगा, ठीक। और अगले संडे फिर से हम लोग मॉक देंगे। इसी तरीके से सिलसिला चलता रहेगा। एक समय आएगा कि जो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल अपना कुछ जीवन बेहतर हो, उम्मीद रखिए, भरोसा रखिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अच्छे से इसका रिवीजन करिएगा, क्वेश्चंस को सीखिएगा। कोई दिक्कत परेशानी तो अगर आप कोचिंग के आसपास हैं तो आप आके पूछ सकते हैं। और दूसरी बात कि अपने दोस्तों को भी रिकमेंड किया करें कि मॉक अच्छे चल रहे हैं, वो आके मॉक दे सकते, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में बेहतरीन सवालों के शानदार जवाबों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।